कुंभ की कथा का विषय है वह समुद्र मंथन से प्राप्त होता है। समुद्र मंथन के बाद जो अमृत कलश निकला था और उसमें देव और दानों में जो संघर्ष हुआ, वो 4 स्थानों पर कुंभ जहाँ आयोजित होता है वहाँ उस स्थान पर जो है 4 जगह पर जो है कुंभ अमृत कलश की जो अमृत बूंद थी वो गिरी थी। सर्वप्रथम हरिद्वार में अमृत बूंद गिरा था, फिर प्रयाग में, फिर उज्जैन में, फिर नासिक में। यह अमृत बूंद गिरने का एक क्रम है। इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। जहाँ तक इसकी ऐतिहासिकता का विषय है, यह रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु पुराण आदि में इसका विवरण देखा जा सकता है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में महर्षि विश्वामित्र जी श्री राम को जो है समुद्र मंथन की कथा से अवगत कराते हैं। महाभारत में सूत जी और अगस्त्यों का संवाद है जिसमें देवताओं ने किस प्रकार से अमृत मंथन किया और किस स्थान पर किया, इसका विवरण प्राप्त होता है। आगे के क्रम में हम देखेंगे कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भी इस कुंभ की परिचर्चा अपने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। फाहियान, ह्वेनसांग जो कि लंबे समय तक भारत में रहा और उसने प्रयाग के कुंभ का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में दिया है और वह लिखता है कि शिलाजित नाम के राजा प्रत्येक वर्ष संगम पर अपने राजकोष को दान में खर्च कर देते हैं। बाद के इतिहासकारों ने शिलाजित राजा का जो सापेक्षता जो है हर्षवर्धन के रूप में किया। यही नहीं, मुगल काल में भी अनेक दरबारी लेखकों, कवियों ने जो है कुंभ का वर्णन किया है। अंग्रेज़ काल में भी कुंभ के अनेक पदाधिकारी अपने यात्रा वृत्तांत में, अपने किताबों में इसका वर्णन किया है। कुंभ का आयोजन 4 स्थानों पर निर्धारित है और यह निर्धारण जो है बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, वरुण देवता की जल राशि और पृथ्वी का क्षेत्र जब आपस में मिलते हैं तो कुंभ का निर्धारण होता है। कुंभ के निर्धारण का मुख्य जो लक्ष्य है वो ग्रहीय आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर प्रयाग में कुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार में गंगा तट पर कुंभ का आयोजन होता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ का आयोजन होता है और गोदावरी नदी नासिक में कुंभ का आयोजन होता है। प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ का आयोजन होता है। 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। अर्ध कुंभ का आयोजन भी केवल 2 स्थान पर ही निर्धारित है, प्रयाग और हरिद्वार में। बाकी 2 क्षेत्रों में अर्ध कुंभ का आयोजन नहीं होता है। उसमें भी प्रयाग में ही केवल अर्ध कुंभ में साधु सन्यासी अखाड़े जुटते हैं। हरिद्वार के अर्ध कुंभ के समय में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ लगता है। इस कारण से हरिद्वार में अखाड़े साधु संतों की उपस्थिति नहीं रहती है। उस समय वो उज्जैन में कुंभ के आयोजन में सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार से केवल प्रयाग में ही अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। न केवल धार्मिक कारणों से इसकी महत्ता है, बल्कि हम देखेंगे कि आज़ादी के दौर में यह क्रांतिकारियों के मिलने और योजना बनाने का भी एक केंद्र के रूप में वर्णित है। 1857 के क्रांति से पहले लक्ष्मीबाई ने भी प्रयाग कुंभ में गई थी। वहाँ के तीर्थ पुरोहितों के साक्ष्य में इसका विवरण मिलता है और 1857 के क्रांति में बहुत से नागाओं ने लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर के महाराज के युद्ध में जो है न केवल सम्मिलित हुए, बल्कि 740 से ऊपर नागा साधुओं ने अपनी
शहादत दी। इतना ही नहीं, इस कुंभ के आयोजन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी स्वयं सम्मिलित हुए थे। 1915 के हरिद्वार कुंभ में वो स्वयं गए थे, उनके लड़के मगन लाल भी गए थे। और उस समय गांधी जी की जो आत्मकथा है, सत्य के प्रयोग में इसका विवरण है, उस समय तक 1915 के हरिद्वार कुंभ में 17 लाख की आबादी वहाँ उपस्थित थी। यह भी एक आश्चर्य है। और गांधी ने कहा भी था कि यह जो 17 लाख की उपस्थिति है, यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह जो है ढकोसला नहीं हो सकता है, बल्कि ये आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। 1918 के प्रयाग कुंभ में भी महात्मा गांधी स्वयं अपने राजनीतिक गुरु गोखले जी के कहने से वो गए हुए थे। और 1922 में इसका जो है सार्वजनिक भाषण में भी इसका वो उल्लेख महात्मा गांधी करते हैं। तो इस प्रकार से कुंभ की ऐतिहासिकता न केवल प्राचीन काल से बल्कि आधुनिक काल में भी इसकी महत्ता को अनेक महापुरुषों द्वारा दिया गया है। 1942 के प्रयाग कुंभ का विवरण देते हुए इतिहास में वर्णित है कि मालवीय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के निमंत्रण पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लिनलिथगो भी वहाँ उपस्थित हुए थे। और इतनी भीड़ को देखकर वो महामना से पूछते हैं कि इस भीड़ के आयोजन में कितने पैसे खर्च हुए। तो महामना ने उत्तर दिया कि 2 पैसे। वो कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। वो आश्चर्यचकित हो गया, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मजाक नहीं, हकीकत है। उन्होंने जो पंचांग है वो दिखाए, कहे कि ये 2 पैसे का मिलता है। और इस पंचांग में सारा जो है विवरण प्राप्त होता है, कब कुंभ लगेगा, कब कुंभ नहीं लगेगा। उस आधार पर बिना बुलाए, बिना किसी निमंत्रण के यह जो है कुंभ में इतनी बड़ी समागम होता है। कुंभ न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए भी आश्चर्य का सबसे बड़ा केंद्र के रूप में इसकी ख्याति है। यूनेस्को ने भी इसे विश्व का सबसे बड़ा मेला के रूप में अपनी मान्यता प्रदान की है। यह विश्व के बहुत बड़े बड़े रिसर्चरों, प्रोफेसरों के लिए ये आश्चर्य का विषय बना हुआ है। और विश्व के कई बड़े बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर आकर इस कुंभ रिसर्च उन्होंने किया। और यह देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए कि एक छोटे से स्थान पर इतने कम खर्च में करोड़ों लोगों का समागम कैसे संभव है। विश्व में कहीं भी किसी भी प्रकार से इस तरह का आयोजन करना असंभव है। यह विश्व के लिए आश्चर्य कर देने वाली घटना है कुंभ। और यह देखकर लोग आश्चर्यचकित रहते हैं कि किस प्रकार से आज तो सूचना का केंद्र हो गया है और सूचना क्रांति के माध्यम से आज तमाम लोग सूचनाएं एकत्रित कर उपस्थित होते हैं। लेकिन आप एक अंदाज लगाइए कि आज से 50 साल पहले कैसे गांव-गांव में कुंभ का आयोजन कब हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे लोग जो है वो चले जाते थे। अंग्रेज़ों के समय में तो कुंभ का आयोजन की भीड़ को देखते हुए कई बार तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष आदि ने टिकट आदि देने से भी मना कर दिया कि इस भीड़ को कैसे संभाला जाएगा। और 1883 के गजेटियर में, जो प्रयाग का गजेटियर है, उसमें यह है कि उसमें केवल 6 अखाड़े ही उपस्थित हुए थे। और उसका कुंभ का जो आयोजन था, कितनी संख्या थी, किस तरह की व्यवस्थाएं थी, वो गजेटियर ऑफ बाद में इसको हम देख सकते हैं। कुंभ का मुख्य बीज आस्था है। आस्था के साथ साथ सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा केंद्र है कुंभ का आयोजन। इसमें पूरे भारतीय समाज की एकजुटता देखने को मिलती है। न केवल सामाजिक समरसता का यह बहुत बड़ा मंच है, बल्कि
यह रोज़गार सृजन का भी बहुत बड़ा केंद्र कुंभ का आयोजन है। इसमें लाखों व्यक्तियों को रोज़गार का साधन उपलब्ध होता है। इस प्रकार से कुंभ का आयोजन कुल मिला जुला कर भारत को एक सूत्र में बांधने का स्तुत्य प्रयास है और इसकी जो परंपरा है, ऋषि महर्षियों ने जो सामूहिक चिंतन का किया था, वो आज भी संक्रमण काल में भी थोड़ा बहुत आज भी देखने को यह जो है मिलता है। आज भी जो है वहाँ अनेक समस्याओं पर सामूहिक चिंतन का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार से कुंभ का आयोजन भारत को भारत से समझने का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है।